नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कमेंटों के माध्यम से मिले आपके स्नेह से मैं बहुत कृतज्ञ हूं। आपके जो कमेंट है वो बहुत ही भावपूर्वक हुआ करते हैं, लेकिन उन कमेंटों में एक शिकायत रहती है। आमतौर पर सभी साथियों के द्वारा ये शिकायत रहती है कि आपकी क्लास है वो रोजाना क्यों नहीं आती है। साथियों, समय के अभाव और अन्य कक्षाओं के वीडियो बनाने के कारण मैं आपसे रोजाना इतिहास विषयों को लेकर रूबरू नहीं हो पाता हूं, लेकिन टाइम टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा जो समय दे रखा है वो है 12वीं कक्षा के इतिहास विषय को। मैं आपसे हमेशा बुधवार के दिन और शनिवार के दिन 12वीं कक्षा का इतिहास विषय का अध्ययन करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी ये रहेगी, अपन इससे ज़्यादा समय इतिहास विषय के लिए नहीं निकाल पाएंगे। अन्य आपकी तैयारी लगातार रखते रहिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना सिलेबस हो सके मैं उतना आपके लिए यूट्यूब पर डाल पाऊँ। ठीक है, अच्छा, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है अशोक का धम। आज अपन शुरू करते हैं अशोक का धम। अपन ने पिछले वीडियो में भी थोड़ी सी बात जानी थी और आज वापस पूरे वीडियो में केवल बात करेंगे वो है अशोक के धम की। सबसे पहले अपन बात करते हैं अशोक का धम था क्या। वैसे अगर धम का संस्कृत के अंदर तात्पर्य देखें तो ये जो धम है वो संस्कृत भाषा से ले रखा है और इसका वास्तविक तात्पर्य तो होता है धर्म। लेकिन यहाँ पर इस अशोक के धम के अंदर धर्म के जो धर्म है उसको तो सेकेंडरी रखा गया है, मुख्यतः रखा गया है वो रखा गया है जनता के आचरण के नियमों को, जनता के नैतिक उत्थान के जो आचार बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उन्हीं को ही धम कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अशोक का धम, वैसे शाब्दिक अर्थ तो धम का धर्म रहता है, लेकिन जनता के नैतिक उत्थान के लिए या आचरण शुद्धि के लिए जो नियम बनाए गए थे उन्हीं को ही अशोक का धम कहा गया है। तो अपन धम के अंदर सबसे पहले ये लिख सकते हैं, जनता के नैतिक उत्थान व विभिन्न जातियों, वर्गों तथा संस्कृतियों में समन्वय स्थापित करने के लिए बनाए गए नियमों, यह शब्द आ जाएगा आचारों, को ही शिलालेखों में धम कहा गया है। वापस देखिए ध्यान से, जनता के नैतिक उत्थान, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये रहेगी नैतिक उत्थान। जनता के नैतिक उत्थान व विभिन्न जातियों, वर्गों व संस्कृतियों में समन्वय स्थापित करने के लिए बनाए गए जो नियम थे उनको शिलालेखों में ही धम कहा गया है। उनको शिलालेखों में क्या कहा गया है? धम कहा गया है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 1 नंबर का प्रश्न, अशोक का धम क्या है, तो अशोक का धर्म है जनता के नैतिक उत्थान के लिए बनाए गए आचरण के नियम। ठीक है, और उसके अलावा विभिन्न संस्कृतियों, वर्गों तथा जातियों में समन्वय स्थापित करने के लिए जो नियम बनाए गए थे उन्हें शिलालेखों में क्या कहा गया है? धम कहा गया। अब अगर पूछ लिया जाए कि इस धम की परिभाषा कहां पर आ रखी है, परिभाषा कहां पर आ रखी है, ठीक है ना, इस धम की परिभाषा कहां पर आ रखी है, तो याद रखना एक दूसरा स्तंभ लेख है जो आपकी किताब के अंदर दे रखा है और एक 7वां स्तंभ लेख है, इनके अंदर धम की परिभाषा दे रखी है। दूसरे स्तंभ लेख के अंदर अशोक के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, तो मैं पहले यहां पर केवल दूसरे स्तंभ लेख की बात करता हूं। क्या प्रश्न पूछा गया है? कियम चू धमे।
कियम चू धमे किसके द्वारा पूछा गया? अशोक के द्वारा। यानी दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं अशोक पहले प्रश्न पूछता है, कियम चू धमे यानी तुम्हारा धम क्या है, यानी धम क्या है, ये क्या हो गया? धम क्या है, संस्कृत में प्रश्न पूछा। और इसी के अंदर सबसे पहले उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया देखो ध्यान से, अपा सीने बहु कयाने दाने दया दाने, दया दाने सचे साचिए माधवे साधवे छ। ये अपासीने बहु कथाने दया दाने सचे साचिए माधवे साधवे छ, ये एक लाइन लिख रखी है इस दूसरे स्तंभ लेख के अंदर, ठीक है ना। अपासीने बहु कथाने, इसको थोड़ा अलग अलग लिख देता हूं। अपासीने बहु कयाने दया दाने सचे साचिए माधवे साधवे छ, ये लो, ये आपकी होगी धम की परिभाषा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि आपके धम की परिभाषा कहां पर दे रखी है, तो दूसरे स्तंभ लेख, यहां पर मैं लिख देता हूं स्तंभ लेख, ये लो स्तंभ लेख दूसरे के अंदर ये लिखा गया है। स्तंभ लेख दूसरे के अंदर ही सबसे पहले अशोक प्रश्न करता है, यानी ये दोनों एक ही स्तंभ लेख के अंदर लिखी है। सातवें स्तंभ लेख में तो केवल आपके धम की परिभाषा दे रखी है। अगर ये पूछ लिया जाए अशोक के द्वारा धम का प्रश्न कहां पर किया गया है और उसकी परिभाषा कहां पर कर रखी गई है, तो आप कहोगे दूसरे स्तंभ लेख के अंदर परिभाषा, यानी पहले तो प्रश्न क्या पूछता है, कियम चू धमे, धर्म क्या है या धम क्या है, और नीचे उसका उत्तर लिखता है अपा सीने बहु कयाने दया दाने सचे साचिए माधवे साधवे छ। तो इन सब का एक एक करके थोड़ा सा लिख लेते हैं। अपा सीने इसका है अल्प पाप है, ठीक है। बहु कयाने, बहु यानी बहुत, यानी अत्यधिक कल्याण है। हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए, जब धम पढ़ रहे हैं तो लगभग अपनी किताब के अंदर जो आ रखा है वो सारा पढ़ते हैं। दया, दया है। दाने, दान है। सचे, सत्य है। साचे, पवित्रता है। माधवे, मृदुता है। साध्वे, साधुता है, साधुता है, ठीक है ना। अगर ये पूछ लिया जाए कि धम क्या है, तो अगर अल्प है तो पाप है, अत्यधिक है कल्याण है, दया है, दान है, सत्य है, पवित्रता है, मृदुता है, साधुता है। ये सारी की सारी बात संस्कृत के अंदर लिखी गई है। कौन से अभिलेख के अंदर लिखी गई है, तो याद रखना दूसरे और सातवें अभिलेख के अंदर लिखी गई है। अब मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं, दूसरे व सातवें स्तंभ लेख में परिभाषा का उल्लेख, ठीक है ना। यानी परिभाषा का उल्लेख कहां पर मिलेगा अपने को, दूसरे व सातवें स्तंभ लेख के अंदर मिलेगा। लेकिन अपने को दूसरा स्तंभ लेख दिया हुआ है किताब के अंदर, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, कियम चू धमे, पहले अशोक प्रश्न पूछता है धम क्या है, फिर ये इसका उत्तर देता है। तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। पहले तो धम क्या है, तो धम क्या है तो क्या हो जाएगा, जनता के नैतिक उत्थान व विभिन्न जातियों, वर्गों व संस्कृतियों के समन्वय के लिए जिन नियमों या आचारों को शिलालेखों पर लिखाया गया, उन्हीं को अशोक ने क्या कहा है, या शिलालेखों में क्या कहा गया है, धम कहा गया है। धम की परिभाषा अपने को कहां मिलती है, धम की परिभाषा अपने को मिलती है दूसरे स्तंभ लेख के अंदर और सातवें स्तंभ लेख के अंदर। दूसरे स्तंभ लेख के अंदर अशोक पहले अपने से प्रश्न पूछता है, कियम चू धमे, धम क्या है, और उसके बाद में स्वयं उसका उत्तर देता है, अपासीने बहु कयाने दया दाने सचे साची माधवे साधवे च। यानी क्या है, अपासीने अल्प पाप है, बहु कयाथाने, बहु कयाने कल्याण, अत्यधिक कल्याण है, बहुत कल्याण है, यानी अत्यधिक कल्याण है। दया, दया है, क्या है अपना धम दया है।
दान देना अपना धर्म है, सच्चे सत्य बोलना अपना धर्म है, साचे यानी पवित्रता अपना धर्म है। धर्म का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वैसे शाब्दिक अर्थों में तो हो गया धर्म, लेकिन यहाँ पर हो गया अपनी जो नैतिक जिम्मेदारियां होती है या नैतिक आचरण के नियम होते हैं वो धर्म है। मृदुता रखना ही धर्म है और साधुता रखना ही धर्म है। तो ये सारी बातें क्या है, धर्म है। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, ये तो हो गया अपना धर्म। अब अपन देखते हैं इस धर्म को लागू होने की घटना क्या थी। अब देखो, जब लागू होने की घटना बात होती है ना, तो सबसे पहली घटना और ये कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, वो थी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी के अंदर, ये 261 ईस्वी पूर्व के अंदर क्या हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें 1 लाख लोगों की मृत्यु और 1.5 लाख व्यक्ति मारे गए थे। जब निरीक्षण किया गया तो इसके अंदर आत्मग्लानि हुई, किसके अंदर, अशोक के अंदर। तो अशोक ने सब कुछ त्याग दिया और धर्म को अपना लिया। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं लागू होने की घटना में राज्याभिषेक के, अब बताओ राज्याभिषेक कब हुआ, 269 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। शासक 273 के अंदर 4 वर्ष क्या हुआ, अपने भाइयों के साथ में सत्ता का संघर्ष। तो 269 ईस्वी पूर्व या राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व क्या हुआ इस दिन, कलिंग का युद्ध। इस युद्ध के अंदर से क्या हो गया, इसका हृदय परिवर्तन, यानी अशोक का हृदय परिवर्तन, ठीक है। जिससे के स्थान क्या हुआ, यानी भेरी घोष के स्थान पर अब क्या अपना लिया, धम्म घोष। तो यहीं से धम्म निकल कर आया, ठीक है ना। अगर घटना का पूछ लिया जाए तो कलिंग का युद्ध, कलिंग के युद्ध में ही उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। यहीं से वो सोचने लगा किसके बारे में, धम्म के बारे में। अगर ये पूछा जाए कि अशोक के हृदय परिवर्तन की घटना कौन सी है, कलिंग का युद्ध। धम्म के शुरू होने की घटना कौन सी है, कलिंग का युद्ध। तो ये याद रखोगे, धम्म की शुरुआत या पहला जो साक्ष्य मिलता है या जो अपन सोचते हैं कि धम्म की शुरुआत हुई थी, वो कहां से हुई थी, इस कलिंग के युद्ध के बाद में हुई थी। उसके बाद में जो अगर अगला टॉपिक अपन लेते हैं, धम्म के बुनियादी सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। धम्म के बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखो, धम्म के सबसे 3 प्रमुख बुनियादी सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है सहिष्णुता। सहिष्णुता, अगर सहिष्णुता की बात करूं तो 2 प्रकार की सहिष्णुता, एक तो व्यक्ति की और दूसरी व्यक्ति के अभिव्यक्ति व धर्म की सहिष्णुता। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन किसी को यह नहीं कहा कि तुम भी बौद्ध धर्म अपनाओ। तो व्यक्ति के विचारों की सहिष्णुता की वो बहुत ही कदर करता था। तो अपन ये कह सकते हैं सहिष्णुता किसकी, एक तो पहले व्यक्ति की और दूसरे व्यक्ति के विचारों और धर्म की, ये सहिष्णुता की हो दी गई। तो अगर धम्म के बुनियादी सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहला बुनियादी सिद्धांत, अगर इसी बुनियादी सिद्धांत को मैं अगर ये कह दूं शासन के सिद्धांत, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि धम्म के अनुसार ही उसने शासन के सिद्धांत बनाए थे। तो धम्म के शासन के सिद्धांत के बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहला आता है, आपके बुनियादी सिद्धांत लिखे हुए आएंगे तो ध्यान रखना, सबसे प्रमुख बुनियादी सिद्धांत क्या था, सहिष्णुता। दूसरे नंबर पर जो बुनियादी सिद्धांत आता है वो था अहिंसा। अहिंसा की परिभाषा मैंने क्या बताई है, मन वचन कर्म से किसी का बुरा नहीं सोचना ही अहिंसा है। तो सहिष्णुता अहिंसा हो गया। और नंबर 3 पर क्या गया, सदाचार। वैसे तो आप ये 3 याद कर लो, यही बहुत है बुनियादी सिद्धांतों में, और यही 3 प्रमुख बुनियादी सिद्धांत थे। सबसे पहला बुनियादी सिद्धांत था सहिष्णुता, उसके बाद में है अहिंसा, ठीक है ना। ये 7वें अभिलेख के अंदर दिया गया है और ये आपके 11वें शिलालेख के अंदर दे रखा है। तो सहिष्णुता और अहिंसा, आपको अभिलेख या शिलालेख के बारे में नहीं पूछेंगे क्योंकि इतना डीपली नहीं पूछते, बस यही याद रखना इसके बुनियादी सिद्धांत, सहिष्णुता, अहिंसा, सदाचार। अगर उसके बाद में भी आप अगर लिखने चाहते हो तो यहां लिख लो आडंबर हीनता। वो किसी भी प्रकार के आडंबर को, पूजा प्रार्थना यज्ञ वगैरह इनको या उपहार लेना व देना, इन सबको आडंबर मानता था। वो कहता था आडंबरहीन, यानी इन सबको हटा देना चाहिए। अब उसके बाद में 5 नंबर पर लोक कल्याण।
लोक कल्याण, और उसके बाद में पवित्रता, और फिर आ जाएगा नैतिकता। ठीक है, ये लो। तो ये हो गए उसके प्रमुख बुनियादी सिद्धांत। सहिष्णुता, अहिंसा, सदाचार, ज्यादातर यही 3 पूछे जाते हैं। फिर भी आडंबरहीनता, लोक कल्याणकारी राज्य। वो लोक कल्याण का मतलब क्या हो गया? लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, यानी लोक कल्याणकारी राज्य में क्या आ जाएगा? तो जनता को सुविधा देना। कर कम कर दो, जनता की सुविधा हो जाएगी। सराय बना दो, जनता की सुविधा हो जाएगी। सड़कें बना दो, जनता की सुविधा हो जाएगी। कुएं बना दो, जनता की सुविधा हो जाएगी। तो यही तो लोक कल्याणकारी है। ठीक है ना। और वृक्ष लगाना, यह भी इसके लोक कल्याणकारी कार्यों के अंदर शामिल था। उसके बाद में पवित्रता, और उसके बाद में नैतिकता। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी? इसके बुनियादी सिद्धांतों के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं, हाँ सर जा रहे हो 5 मिनट हो रहे। और उसके बाद में अपन बात करें शासन के सिद्धांत। तो 2 प्रकार के शासन के सिद्धांत। ये शासन के सिद्धांत किसके? धम्म के अनुसार। धम्म के अनुसार शासन के सिद्धांत या शासन चलाने की अपन नीतियां भी लिख सकते हैं यहां पर इसको, है ना। अशोक की शासन चलाने की नीतियां कौन कौन सी थी? तो 2 प्रकार की नीतियों को अपने देखते हैं। सबसे पहली पितृवत शासन नीति, और दूसरी होगी लोक कल्याणकारी नीति। पितृवत शासन नीति, स्वयं को पिता मानना और प्रजा को अपना पुत्र। तो जिस प्रकार पुत्र की पिता देखभाल करता है, उसी प्रकार अशोक कहता है मैं पिता हूं और ये प्रजा है, मेरी संतान है, तो मैं इनकी संतानवत इनका देखभाल भरण पोषण करूंगा। और लोक कल्याणकारी, जनता के लिए जो लोक कल्याणकारी या हितार्थ कार्य है वो सारे करूंगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए शासन के सिद्धांतों के अंदर इसकी क्या 2 नीतियां थी, या इस धम्म के अनुसार अशोक की क्या नीतियां थी जो शासन संचालन में कार्य करती थी? पहला है पितृव्रत शासन संचालन की नीति, और दूसरा है लोक कल्याणकारी नीति। पितृव्रत में स्वयं को पिता मानना, और लोक कल्याणकारी में जनता को या जनता के कल्याण के हितों के लिए कार्य करना। तो एक बार मैं वापस बता देता हूं कि यहां पर धम्म को लागू करने वाली घटना कौन सी थी? कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व के अंदर हुआ था। राज्य अभिषेक के 8 वर्ष हुआ था, और राज्य अभिषेक 269 ईस्वी पूर्व के अंदर हुआ था। इससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। बैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की, और एक आखेट को छोड़कर, या अपन लिख सकते हैं विहार यात्रा, विहार यात्रा को छोड़कर क्या करना शुरू कर दिया? धम्म यात्रा। ठीक है, ये इसने स्टार्ट कर दिया। तो यहां से आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। 2 पॉइंट और है, उनको कंप्लीट करते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे बात करते हैं इस धम्म की नीति का क्रियान्वयन किस प्रकार किया। जो ये आपके धम्म की नीति है, इसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया। तो सबसे पहले तो धम्म की नीति का क्रियान्वयन का मतलब क्या हो गया? जनता पर लागू करना। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आ रखा है धम्म की नीति का क्रियान्वयन। तो अगली हेडिंग अपनी हो जाएगी धम्म की नीति का क्रियान्वयन। हमेशा ध्यान रखना, जो प्रश्न आएगा उसमें आपके नंबर लिखे हुए आएंगे, ये प्रश्न इतने नंबर का है, तो उसी अनुसार अपने को उत्तर देना है। ठीक है ना। अब अपने को पता है 4 नंबर का प्रश्न इसके अंतर्गत आएगा, तो 4 से 5 लाइन का उत्तर हो जाना चाहिए। इससे अधिक बड़ा होने से कोई अर्थविहीन हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपने को पूरे के पूरा उत्तर है वो 4-5 लाइनों के अंदर देना है। तो अगर मैं कहूं धम्म का क्रियान्वयन, ठीक है ना, धम्म का क्रियान्वयन कैसे किया गया, अपन यहां पर तो थोड़े ज्यादा लिख लेते हैं, लेकिन आपको जब आंसर देना होता है जब परीक्षा के अंदर, तो इस बात का ध्यान देना होता है वो शब्द सीमा कितनी कह रहा है। जरूरी नहीं है वहां पर शब्द सीमा लिखी हुई रहेगी हिंदी की तरह, वहां पर आपको उसके नंबरों को देखकर कि भाई ये प्रश्न कितने नंबर का है, उस अनुसार आपको तय करनी है कि आपके इस उत्तर की शब्द सीमा कितनी रहेगी। तो धम्म का क्रियान्वयन क्या हो गया, ये लो। सबसे पहले धम्म, अच्छा धर्म के स्थान पर मैं धम्म लिख देता हूं। धम्म जनता के नैतिक उत्थान का व्यवहारिक
उपाय था। तो जनता के उत्थान का व्यवहारिक उपाय था धम्म। नंबर 2, केवल युद्ध नीति का परित्याग किया। इस धम्म की नीति में केवल युद्ध की नीति का परित्याग किया, बाकी शासन संचालन उसी प्रकार यथावत हो रहा था। नंबर 3, नौकर शाही को तुरंत न्याय व लोक कल्याण बनने का आदेश दिया। और क्या किया भाई, पत्थरों पर उत्कीर्ण कराया। तो यहां पर लिख देते हैं, धम्म के सिद्धांतों को चट्टानों पर उत्कीर्ण करवाया तथा जन सामान्य के स्थानों पर रखवाया। यानी यहां पर सभी जन सामान्य की पहुंच थी, तो वहीं पर तो वो धम्म को पढ़ेंगे और उस धम्म को पढ़ने के बाद धम्म के आचरण को ग्रहण करेंगे। नंबर 5 अपने हो जाएगा, हिंसा पर प्रतिबंध तथा पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। इसको आप 2 लाइनों में भी लिख सकते हैं, हिंसा पर प्रतिबंध लगाया और तथा पशु, यानी इसको अगला पॉइंट लिख सकते हैं, पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद में नंबर 6 यहां पर अपन लिख लो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। कि अगर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं करेंगे तो अशोक के द्वारा जो बनाया गया धम्म है उसको मानेगा कौन, तो इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य की भी स्थापना की। उसके बाद में लोक कल्याणकारी राज्य में अपन लिख सकते हैं, सराय निर्माण, वृक्ष लगाना, कुएं खुदवाना, कर कम करना। ठीक है, ये हो जाएगा उसके लोक कल्याणकारी कार्य। और धम्म महामात्र की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। और अंतिम रूप से 8 नंबर पर अपन लिख सकते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार। कहां कहां पर प्रचार करेंगे? देश व विदेश। तो बौद्ध धर्म के प्रचार कहां कहां पर? देश व विदेश में प्रचार हेतु आयोग बनाए, यानी छोटे छोटे आयोग बनाए। आपने देखा होगा महेंद्र और संघमित्रा इसके पुत्र थे, उसको जो विदिशा की राजकुमारी के भी पुत्र थे, तो यहाँ पर इन दोनों को कहां पर भेजा है? नेपाल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो अपन ये कह सकते हैं ये सारे कार्य किए जिससे धर्म का या जो धम्म का क्रियान्वयन कहां पर हुआ? जनता में। तो जनता में क्रियान्वयन हेतु ये प्रश्न पूछ सकते हैं, जनता में धम्म के क्रियान्वयन हेतु अशोक के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? तो आपके सामने 8 कार्य। चलो रिवाइज कर लेते हैं। धम्म जनता के नैतिक उत्थान का व्यवहारिक उपाय था, ठीक है ना। यह कोई धार्मिक उपाय न होकर ये केवल व्यवहारिक उपाय था। इसमें केवल युद्ध की नीति का परित्याग किया गया है। नौकरशाही को तुरंत न्याय व लोक कल्याणकारी बनने का आदेश दिया गया है। धम्म के सिद्धांतों को चट्टानों, अब चट्टानों की जगह और स्पष्ट अगर लिखना चाहे तो पाषाण लिख सकते हैं। ये लोग पाषाणों पर उत्कीर्ण करवाया तथा जन सामान्य के स्थानों पर रखवाया। वहां से जन सामान्य आसानी से, यानी जहां पर जन सामान्य की आसानी से पहुंचती या वहां पर जन सामान्य आसानी से पढ़ सकते थे वहां पर इनको रखवाया। हिंसा पर प्रतिबंध लगाया तथा पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, जिसके अंदर कार्य किए गए सरायों का निर्माण, वृक्ष लगाना, कुएं खुदवाना और कर को कम करना। उसके बाद में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई और बौद्ध धर्म में प्रचार हेतु या बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु देश विदेश के अंदर आयोग भेजे गए। यही सब थे धर्म के क्रियान्वयन के कार्य। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसमें अंतिम पॉइंट अपन पढ़ते हैं, धर्म का मूल्यांकन।
ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब अपन पढ़ते हैं अपना अंतिम पॉइंट, धम्म का मूल्यांकन। मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है कि जो अशोक ने ये धम्म बनाया है ये कहां तक सही है और इसके आगे न चलने के क्या कारण है। ऐसा क्या हो गया कि अशोक के द्वारा जो बनाया गया धम्म है वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया, या आगे के शासक इसे नहीं अपना पाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लो अपने हेडिंग, अगली हेडिंग, धम्म का मूल्यांकन। धम्म का मूल्यांकन। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, धम्म के प्रमुख 3 बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से थे? सहिष्णुता, अहिंसा और सदाचार। क्या अशोक के समय ही ये 3 थे या अशोक से पहले भी ये 3 सिद्धांत थे? अगर वास्तविक स्थिति देखें, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये भूतकाल में भी थे, यानी अशोक के भूतकाल के अंदर की बात कर रहे हैं, भूतकाल के अंदर भी थे, वर्तमान काल यानी अशोक के काल के अंदर भी थे, और आज अपन बात करें उसके भविष्य यानी अशोक के भविष्य काल की, तो उस समय भी थे। और अगर हम आज बात करते हैं तो हमारे भूतकाल के अंदर भी थे, वर्तमान काल में भी समाज को चलाने के लिए यही 3 बुनियादी सिद्धांत है। अगर समाज को सही रूप से चलाना है तो ये सब चीजें समाज में होनी आवश्यक है। कौन कौन सी? अपने सहिष्णुता, अहिंसा और सदाचार। और आगे अगर फ्यूचर को भी अच्छा चलाना है तो ही ये 3 चीजें। तो अपन ये लिख सकते हैं धम्म के मूल्यांकन के अंदर, सबसे पहले अशोक के धम्म के बुनियादी सिद्धांत। कौन कौन से बुनियादी सिद्धांत है? अपन प्रमुख रूप से 3 की बात करेंगे, सहिष्णुता, अहिंसा और सदाचार। सिद्धांत का महत्व भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्यत काल या भविष्य काल में भी है। अतः अशोक का धम्म सार्वभौमिक, सार्वकालीन व सार्वयुगीन है। ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए अशोक का धम्म, यहां धम्म लिख दिया, ये लो चेंज कर देते हैं, अशोक का धम्म सार्वभौमिक है, सार्वकालीन है और सार्वयुगीन है। क्यों है? इसके बुनियादी सिद्धांतों के कारण। ठीक है ना। इसके बुनियादी सिद्धांत ऐसे बनाए गए हैं कि ये सार्वभौमिक है, सार्वकालीन है और सार्वयुगीन है। इनको अपने सभी युगों में मान्य होंगे। बात आ गई क्या समझ में? तो ये तो हो गया अशोक के एक समय का। लेकिन अगर अपन बात करते हैं अशोक के बाद के शासक इतने असफल रहे कि अपने को नाम भी नहीं पता। ठीक है ना। इतने असफल शासक रहे कि अपने को नाम भी नहीं पता। इसका सबसे बड़ा कारण भी क्या है? धम्म है। तो आगे देखिए, अशोक के धम्म के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए शासक का शक्तिशाली होना आवश्यक था, परंतु इसके उत्तराधिकारी अशोक के धम्म को फलीभूत नहीं कर पाए। जिसका कारण क्या क्या है? 3 कारण अपन लिख सकते हैं। सबसे पहला, अयोग्य शासक। सीधी सी बात है, इतना अच्छा शासन चलाने के लिए सबसे पहले जरूरी है शासन का शक्तिशाली होना। या तो शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखे। क्योंकि कलिंग के युद्ध में सबको पता चल गया था यार 1 लाख लोगों को मारने वाला व्यक्ति है, बहुत शक्तिशाली होगा। तो सबने अधीनता स्वीकार कर ली।
तो या तो ऐसा शक्तिशाली शासक बन जाओ कि अपनी अधीनता सारे स्वीकार कर ले, तो ये शासन फलीभूत हो सकते हैं, वरना इतने कमजोर हो जाओ कि यार अगर कोई युद्ध करने के लिए आ रहा है कि यार ये हिस्सा मेरे छीनने के लिए आ रहा हूं और तेरे से युद्ध करना पड़ेगा, उसको पहले हिस्सा दे दो, तो शांति बनी रह सकती है। तो अपन ये कह सकते हैं इसके उत्तराधिकारी ने तो इतने शांति प्रिय थे कि सबको हिस्सा बांटते फिरे, और नहीं इतने शक्तिशाली थे कि ना ही इतने शक्तिशाली थे कि अपने राज्य को इसमें शासन में ढाल सके। तो एक तो अयोग्य शासक थे, दूसरा क्या है, राजनीतिक हस्तक्षेप। किसका? महामात्रों का। महामात्रों को बनाया क्यों गया था? धम्मामात्र के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये महामात्र थे वो किस में हस्तक्षेप करने लग गए? राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गए थे। अशोक के काल के अंदर तो क्या होता है, अशोक का प्रभाव ज्यादा होता है और महामात्रों का प्रभाव कम होता है, लेकिन धीरे धीरे महामात्रों का प्रभाव अधिक होने लग जाता है और अशोक का प्रभाव, ये अशोक के उत्तराधिकारियों का प्रभाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो धीरे धीरे राजनीतिक महामात्रों के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी ये पूर्णतः लागू नहीं हुआ। और तीसरा है सीमाओं पर वेर। अशोक ने जिन जिन सीमाओं को या जिन जिन राज्यों को अपने अधीन किया था, अशोक के बाद में वो सारे खत्म हो गए, यानी वो धीरे धीरे वो सीमाओं को खत्म कर दिया और अपने राज्यों को बढ़ाने लगे। तो जो शासक अशोक के काल में डर के कारण अपनी सीमा या अपने राज्य को अशोक को दे दिया था, अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में क्या हुआ, उन्होंने वापस अपनी सीमाओं को विस्तार करना शुरू कर दिया या अपने राज्य को वापस लेना शुरू कर दिया। तो इससे धीरे धीरे क्या हो गया कि जो सीमाओं पर वेर भाव उत्पन्न हो गया है, तो इससे धीरे धीरे उनके शासन में संकुचनता आई और धीरे धीरे उन्होंने अशोक के धम को छोड़ दिया। तो अशोक का धम खत्म होने का या उत्तराधिकारी इसके अशोक के धम को फलीभूत क्यों नहीं कर पाए, ये तीन कारण थे। तो एक बार वापस देखते हैं इसके मूल्यांकन को। अशोक के धम के बुनियादी सिद्धांत सहिष्णुता, अहिंसा, सदाचार का महत्व भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में है। अतः अशोक का धम सार्वभौमिक, सार्वकालीन और सार्वयुगीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आप ये याद रखोगे, एक नंबर का प्रश्न वो पूछ सकता है आपसे। अशोक के धम के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए शासक का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके उत्तराधिकारी अशोक के धम को फलीभूत क्यों नहीं कर पाए? इसका प्रमुख कारण है शासकों की अयोग्यता, कि जितने भी शासक वो अयोग्य है, महामात्रों का राजनीतिक हस्तक्षेप होना और सीमाओं पर वेर, ठीक है। और ये अपन वेर की जगह सीमाओं पर युद्ध भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सीमाओं पर सभी प्रकार की सीमाएं, क्योंकि इसका राज्य बहुत बड़ा था और सभी सीमाओं पर इसके क्या हो गया था, युद्ध हो गया था, और इतना योग्य शासक नहीं था कि सभी सीमाओं को संभाल सके। और उसके बाद में एक और टॉपिक अपने याद आता है, वो एक बार और देख लेते हैं, छोटा सा ही है, धम यात्राएं, ठीक है ना। अपन यहां देख लेते हैं धम यात्रा। दो धम यात्रा के बारे में मैंने बताया था, कौन कौन सी थी? एक तो है राज्याभिषेक के 10वें वर्ष और एक है राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ठीक है ना, 20वें वर्ष। तो दो अपने को याद रखनी है धम यात्राएं। कौन कौन सी धम यात्राएं? 10वें वर्ष बोध गया की, ये इसकी प्रथम धम यात्रा थी। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहां गया था? लुम्बिनी वन, कपिल वस्तु, ठीक है ना, कपिल वस्तु। इसकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जानकारी अपने को मिलती है रूमनदेही अभिलेख से। कौन से अभिलेख से मिलती है? रूमनदेही अभिलेख से। इस रूमनदेही अभिलेख के अंदर क्या आया हुआ है? जो कर है 1/6, कर के स्थान पर आपको शब्द दे सकता है बलि। बलि का मतलब होता था भूमि कर। 1/6 से कम करके 1/8 कर दिया, ठीक है ना। 1/6 से कम करके कितना कर दिया है? 1/8। तो भूमि कर को 1/6, 1/6 क्यों? क्योंकि जो राजा होता है वो षडभागी होता है। षडभागी का मतलब क्या होता है? छठे भाग का उपभोग करने वाला शासक होता है। तो राजा षडभागी होता है, तो सभी स्थानों पर आप देखोगे कर कितना है? 1/6। लेकिन रूमनदेही अभिलेख में क्या कहा गया है कि लुम्बिनी वन के अंदर, जो आपके कहां पर है? नेपाल की तराइयों के अंदर, ठीक है ना, नेपाल की तराइयों के अंदर है, वहां पर 1/6 भाग से कम करके 1/8 कर दिया। और याद क्यों रखोगे? क्योंकि जो आर्थिक नीति है, एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें आर्थिक नीति का वर्णन किया गया है। बाकी सभी जो अभिलेख या शिलालेख, स्तंभलेख है, उन सब में धार्मिक और सामाजिक नीतियों का ही उल्लेख किया गया है। तो ये हो गया अपने अशोक का धम कंप्लीट। अगले वीडियो के अंदर अपन इसके प्रशासन को देखेंगे कि मौर्यकालीन प्रशासन किस प्रकार का था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।